शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल। हम लोगों ने जो कराया था वो 2010 का था। जी सर। या क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने कराया था। मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये यूट्यूब पे बहुत क्लियर नहीं नजर आता है क्या? जैसे अभी आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, तो जब आप यूट्यूब पे वीडियो को देखते हैं, आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है क्या? वहाँ पे ब्लर नजर होता आता है, ये उतना क्लियर नहीं रहता है। सर क्वालिटी लोग कम करके देखते होंगे इसलिए ब्लर लगता होगा। अच्छा, ओके सर ओके, डेटा ठीक है। सेव करने की वजह से सर क्वालिटी कम करते होंगे तो इसलिए ब्लर लगता है। 240 पे देखें तो थोड़ा बहुत क्लियर रहेगा। ओके, या जस्ट शेयरिंग विद यू द रिमेनिंग क्वेश्चन जो हम लोगों को बात करना है, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट है, वो रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखिए यहाँ बात करनी है। जिसमें एक पॉइंट है कि क्वेश्चन नंबर 36 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स एक्शन टेक्स प्लेस बोथ इन पेरिस एंड लंदन। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार ये चीजें पूछी जा चुकी हैं कि वह कौन सा ऐसा प्ले है, सॉरी नॉवेल है, और ये किससे रिलेटेड है? चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड है। कि चार्ल्स डिकेंस का कौन सा नॉवेल है जिसमें उसका एक्शन लंदन और पेरिस दो जगह पे दिखाया गया है? यह जो नॉवेल है ये कौन सा है? अ टेल ऑफ टू सिटीज। यू फाइंड इट्स व्हाट, इट्स अ टेल ऑफ टू सिटीज। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बट इतना ही हमें ध्यान में रखना है कि अ टेल ऑफ टू सिटीज यह एक ऐसा नावल है जहाँ पे एक्शन दो जगह घटित होता है। अ टेल ऑफ टू सिटीज। क्वेश्चन नंबर 37 है, गंगू आकर्स इन मुल्कराज आनंद। गंगू नाम का कैरेक्टर मुल्कराज आनंद के किस नावल में नजर आता है? अगर आप देखेंगे कि मुल्कराज आनंद से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके पहले भी अभी हम लोग जब बात कर रहे थे उसमें भी आ चुका है। सो यू फाइंड कि गंगू जो एक कैरेक्टर है, ये मुल्कराज आनंद के किस नावल में नजर आता है? टू लीव्स एंड अ बर्ड। एक इसमें नजर आता है, टू लीव्स एंड अ बर्ड में नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हु हैज रिटन द नॉवेल पिकविक पेपर्स। पिकविक पेपर्स किसने लिखा? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि पिकविक पेपर्स, स्केचेस बाय बॉज, और उसके अलावा अ टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, डेथ ऑफ फील्ड, ओलिवर ट्विस्ट, ये सब जितने भी नावल, इसके राइटर कौन रहे हैं? इसके जो राइटर रहे हैं, अगर आप देखेंगे कि उसके राइटर का नाम केवल और केवल एक ही है, वह कौन है? चार्ल्स डिकेंस है। सो यू फाइंड कि हु हैज रिटन द नॉवेल पिकविक पेपर्स। तो पिकविक पेपर हैज बीन रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। एक किसके द्वारा लिखा गया? चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। तो यह एक अनदर पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, चार्ल्स डिकेंस वॉज अ विक्टोरियन पोएट, नॉवेलिस्ट, क्रिटिक, साइंटिस्ट। वी ऑल नो इट वेरी वेल कि वो नावलिस्ट रहे हैं, वो फेमस जो थे एज अ नावलिस्ट थे। उनका कंट्रीब्यूशन और चाहे जो रहा हो, लेकिन उनका सारा कंट्रीब्यूशन एक तरह से देखा जाए तो एज अ नावलिस्ट रहा है। चार्ल्स लैम्ब एडॉप्टेड द नेम ऑफ इलिया। चार्ल्स लैम्ब भी आपके यहाँ सिलेबस में है, उन्होंने इलिया नाम धारण किया था। विच वॉज दैट ऑफ एन इंग्लिश बैंकर, his old school master, his brother, and Italian clerk at the South Sea House। अगर आपको याद होगा कि हम लोग जब चार्ल्स लैम्ब को पढ़ रहे थे तो कई बार इस पर बात हुई कि जो चार्ल्स लैम्ब है, उन्होंने जो है, जो इलिया नाम धारण किया, उनके साथ एक इटालियन क्लार्क थे जो साउथ सी हाउस में काम करते थे, और वहां से उन्होंने उनके पेन नेम को लेकर के उन्होंने उनका नाम अपने नाम के साथ जोड़ा, मतलब अपना निक नेम बनाया। तो इलिया जो है, यह क्या थे? एन इटालियन क्लार्क एट द साउथ सी हाउस, वहां पर थे। तो दीज थिंग्स यू फाइंड। सर वॉइस नहीं आ रही।
जी, आवाज जा रही मेरी? हेलो। यस सर आ रही है, सर अब आ रही है। अब आई है सर, बीच में गायब हो गई। ओके ओके। जस्ट आई वाज टेलिंग यू कि चार्ल्स लैम्ब जो है, इन्होंने जो नाम एडेप्ट किया था, जो क्वेश्चन नंबर 40 है, इट्स रिलेटेड टू व्हाट? इट्स रिलेटेड टू एन इटालियन क्लार्क एट द साउथ सी हाउस। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन अवांत गार्डी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आप लिटरेरी टर्म का हिस्सा है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। जो अवांत गार्डी है, यह फ्रेंच जो सोल्जर होते हैं, वे जो आगे जो सेना की अगली सबसे सबसे आगे की टुकड़ी होती है, वह जब आगे बढ़ करके सलामी देती है तो वहां से इस शब्द को लिया गया है। यह एक तरह से कहा जाए कि जो आर्मीज होती है उनका अपना शब्द है। तो सेना की टुकड़ी जो सबसे आगे होती है, जब वो आगे बढ़ करके सलामी देती है तो उस टुकड़ी को अवांत गार्डे। लेकिन यहाँ पे अवांत गार्डे जब आप लिटरेचर में बात करते हैं तो अवांत गार्डे उस राइटर की उस ग्रुप को कहा जाता है जो लिटरेचर में नई चीजों को इजाद करते हैं, नई चीजों को लाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अवांत गार्डे का क्या मतलब है? रूड एक्सप्रेशन, रिडिकुलस, ट्रेजिक, नो, इनोवेटिव। जो इनोवेटिव है, इनोवेटिव का मतलब होता है कि कुछ नया करना। तो जब कोई राइटर या ग्रुप ऑफ राइटर्स नई चीज को लाता है, नई चीज को जन्म देता है, तब उसको क्या कहा जाता है? अवांत गार्डी। और अगर आप देखेंगे तो इस मामले में टीएस एलियट बहुत ही निराले थे, एजरा पाउंड बहुत ही निराले थे। मतलब ये सब बड़ा नाम है जो कि अवांत गार्डी का हिस्सा रहे। इन्होंने 20वीं शताब्दी के लिटरेचर में, पोइट्री में बहुत कुछ नया किया। तो अवांत गार्डी यहाँ से रिलेटेड है, ये लिटरेरी टर्म का हिस्सा, ये डिस्कशन करना जरूरी था। बाकी और जो चीजें हैं वो केवल ध्यान में रखना है, उसमें डिस्कशन का या ऐसा कोई फिलोसफिकल एलिमेंट नहीं रहा जो मैं उतना बात करता। क्वेश्चन नंबर 42 है, एन एपिक इज ऑटोबायोग्राफिकल, ऑब्जेक्टिव, कॉमिक, एलिजाइक। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 42 है, अब आप कहेंगे कि इसमें आपने एलिजाइक को क्यों वो किया हुआ है? सबसे पहला चीज कि अगर आप यहाँ पे देखिए कि एपिक जो है कभी ऑटो, मैं नहीं कहता कि एपिक ऑटोबायोग्राफिकल है, उसके कैरेक्टर्स ऑटोबायोग्राफिकल हो सकते हैं। जैसे सेटन का कैरेक्टर, सेटन के कैरेक्टर में मिल्टन हो सकते हैं, मिल्टन के कैरेक्टर में सेटन हो सकते हैं, लेकिन पूरा एपिक ऑटोबायोग्राफिकल नहीं हो सकता। यह ऑप्शन गलत है। लेकिन जो एपिक होता है वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री होता है। वह क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री होता है। अब आप कहेंगे अगर वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री होता है तो वह आखिर एलिजाइक क्यों रखा गया? मैं उस पर बात कर रहा हूं, मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कॉमिक कहीं से नहीं होता है, ये आपको भी पता है कि एपिक कॉमिक नहीं होता। अगर कॉमिक होगा तो वह एपिक नहीं होगा, बल्कि वह क्या हो जाएगा? मॉक एपिक हो जाएगा। जैसे अभी बैलेट में आया था कि क्या उसमें कॉमिक एटमॉस्फेयर या इस तरह की चीजें बात की गई थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 42 है वह एलिजाइक वर्ड इसलिए आया हुआ है। आप यहाँ पे एलिजाइक का मतलब एलिजी से ना समझिए कि ऑन द डेथ ऑफ समवन। यहाँ पे एलिजाइक का मतलब सीरियस सब्जेक्ट मैटर। व्हाट आई वांट टू से, मैं जो इतना ठहर के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आंसर एलिजाइक जो लिया गया है डी, वह इसलिए है, अगर आपको डिफिनीशन मैंने लिखवाया था, बताया था, तो मैंने बताया था कि एन एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स, इट हैज ग्रांड स्टाइल एंड सीरियस सब्जेक्ट मैटर। जो सीरियस है उसी सीरियस सब्जेक्ट मैटर को ही तो क्या कहा जाता है? एलिजाइक सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ पे एलिजाइक सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से बात की गई है। अगर ये पूछा गया होता कि एपिक किस फॉर्म में आता है, तो जो एपिक है वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में केवल एपिक ही नहीं आता, उसके साथ साथ आपका बैलेट भी आता है, उसके साथ साथ आपका जो है ओड भी, सॉरी मैं ओड की बात कर रहा हूँ, ड्रामेटिक मोनोलॉग भी आता है। और इस तरह से अगर आप देखेंगे कि वो उसका हिस्सा बनते हैं। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अगर एलिजाइक यहाँ पे ऑप्शन डी दिया गया है तो उसके पीछे जो एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि एलिजाइक हियर रिफर्स टू व्हाट? फॉर सीरियस सब्जेक्ट मैटर एंड एलिवेटेड थॉट, ग्रांड स्टाइल, elevated thought and serious subject matter. This is why you find what? This is why you find the term elegiac. यहाँ पे सबको ये क्लियर हो गया? अगर इसको लेकर के कोई डाउट हो तो आप बात कर सकते हैं, इसलिए कि ऐसे ही क्वेश्चंस को जो है कंफ्यूजन में जो
फॉर्म से रिलेटेड था, जो टर्म से रिलेटेड था, काफी कुछ बताने के बावजूद भी लोगों ने गलत किया हुआ है वहां पर। मैं आगे बढ़ूं? जी सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इन इंडिया बाय निसीम इज़ेकिएल डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सेक्स, लिटरेचर एंड इन्वायरमेंट, लिटरेचर एंड साइंस, लिटरेचर एंड वॉर। ये कॉमन सा उसमें आंसर को ध्यान में आपको रखना है कि इट डिपिक्ट व्हाट की रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सेक्स, जो उनका सब्जेक्ट मैटर है, इस चीज को उन्होंने लिया हुआ है। तो इसमें भी कोई ऐसा चीज नहीं है। जो आपका आंसर है 43 का ए कि इन इंडिया बाय निसीम इज़ेकिएल, जो निसीम इज़ेकिएल का पोयम है डिपिक्स, उसमें क्या चीज दिखाया गया है, रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सेक्स। ये थीम को लेकर के बात की जा रही है यहाँ पे, कोई साइंटिफिक और सॉरी टर्म को लेकर के बात नहीं, टर्मिनोलॉजी नहीं, थीम को लेकर के उसमें किस सब्जेक्ट मैटर को लेकर बात की गई है। तो 43 में ये आपका है कि लिटरेचर एंड सेक्स को लेकर के वहां पे बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 44 है हु हैज बीन रिगार्डेड एज प्रिंस एमंग इंग्लिश एसेइस्ट। कई बार बात हो चुकी है, कई बार हम लोगों ने कहा है। इसका सीधा सा क्वेश्चन 44 का सी है कि चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है, और ये टाइटल किसने दिया था, ह्यूज वॉकर ने दिया था। उनको प्रिंस एमंग एसेइस्ट कहा जाता है। जो चार्ल्स लैम्ब है वो क्लोज फ्रेंड थे, किसके क्लोज फ्रेंड थे, एसपी कॉलरिज के क्लोज फ्रेंड थे। एंड यू विल कम टू नो कि इसके अलावा एक वेल नोन एसेइस्ट भी थे, उनके कई वर्क हैं। उन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो यू विल नेवर फॉरगेट। थॉमस हार्डी वाज एन ऑप्टिस्ट, अ पेसिमिस्ट, एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट, नन ऑफ दीज। अब देखिए यहाँ पे जो आयोग ने माना है, एन ऑप्टिस्ट, अ पेसिमिस्ट, एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट, आयोग ने जो है एन ऑप्टिस्ट माना है। लेकिन अगर देखा जाएगा तो मेरी अपनी नजर में जो मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, अगर जहां पे आयोग ने नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, यहाँ पे उसको देना चाहिए था ऑप्शन मेलियोरिस्ट। जो मेलियोरिस्ट है हार्डी के साथ, ऑप्टिमिस्ट तो कौन रहे, ऑप्टिमिस्ट आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग रहे। दुनिया में हर जगह पढ़ाया जाता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज एन ऑप्टिमिस्टिक पोएट। पिसिमिस्ट किसको कहा जाता है, पिसिमिस्ट जो है, जो जुड़ा हुआ है वो मैथ्यू अर्नोल्ड के साथ जुड़ा हुआ है कि अर्नोल्ड वाज अ पिसिमिस्टिक पोएट। जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट है, यह थियरी है और यह 20th सेंचुरी का हिस्सा, एग्जिस्टेंशियलिज्म, जब एब्सर्डिज्म की बात होती है। तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट तो किर्कगार्ड भी थे और इसके अलावा और भी तमाम लोग थे, उससे उनका कोई मतलब नहीं था। लेकिन हार्डी के साथ जो जोड़ा जाता है कि वह एक मेलियोरिस्ट थे। और मेलियोरिस्ट कौन होता है, अ मेलियोरिस्ट इज वन हु बिलीव्स बोथ इन ऑप्टिमिस्टिक एंड पिसिमिस्टिक अप्रोचेस ऑफ लाइफ। one who believes in both in optimistic and pessimistic approaches of life, वहां पे मेलियोरिज्म को लेकर के बात होती है। तो यू हैव टू रिमेम्बर कि यू हैव टू गो विद दीज पॉइंट्स। एंड व्हाट आर दीज पॉइंट्स की वह क्या थे, वह जो है मेलियोरिस्ट थे। अब अगर मैं आपको लेट मी कंप्लीट कि आपका मेलियोरिस्ट आता है तो हार्डी मेलियोरिस्ट है, यह आप लिखे रहिए। लेकिन अगर यही चारों ऑप्शन आता है कि ऑप्टिमिस्ट, पिसिमिस्ट, एग्जिस्टेंशियलिस्ट, नन ऑफ दीज, अगर एज इट इज आयोग फिर से रखता है तो आपको किसके साथ जाना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट के साथ ही जाना चाहिए। इस पार्टिकुलर चीज को जो है ध्यान में रखना है। अब नन ऑफ दीज इसमें से क्यों नहीं लगाया, या नन ऑफ दीज भी लगाया जा सकता था। लेकिन वही चीज है कि जब आयोग ने उस आंसर को माना है तो व्हाट, तो वी कांट डू एनीथिंग यहाँ पर। या ऑप्शन में नन ऑफ दीज उस समय जो है 2010 में जब हुआ था, बहुत सारे लोग नन ऑफ दीज में गए थे। कारण है कि सबको ये पता है कि ये क्या है, यह जो है मेलियोरिस्ट रहे। मेलियोरिस्ट का ऑप्शन है नहीं। ऑप्टिमिज्म जो है ब्राउनिंग के साथ जुड़ा हुआ है। पिसिमिज्म जो है आपका जो है आपका मैथ्यू अर्नाल्ड के साथ जुड़ा हुआ है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो है सोरेन किरकेगार्ड थे, जो 20th सेंचुरी के में बात होती है, उनका वो उनकी फिलॉसफी रहा है। तो नन ऑफ दिस एक सुटेबल आंसर यहाँ पे इस ऑप्शन के साथ दिया जा सकता है। बट आई डोंट नो कि ऑप्टिमिज्म उनके साथ क्यों आयोग गया हुआ, आई डोंट नो उसका क्या रीजन है।
लेकिन एक चीज ये है कि अब जब वो गए हैं तो अगर ये ऑप्शन आप पाते हैं तो यू हैव टू फॉलो द सेम थिंग। नहीं तो अगर मेलियोरिज्म ऑप्शन आता है तो आंख मूंद करके हार्डी के साथ आपको मेलियोरिज्म को जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब्स द सेवन एजेस ऑफ मैन। शेक्सपियर का कौन सा प्ले सेवन एजेस ऑफ मैन को लेकर के बात करता है? मैकबेथ, एज यू लाइक इट, हैमलेट, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। सेवन एजेस ऑफ मैन, वी नो इट वेरी वेल कि यह जो है आपका क्या है, एज यू लाइक इट का हिस्सा है। अभी यही हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने अभी बात किया था कि लाइफ इज लाइक का स्टेज क्या करके एक कोटेशन था जो यहाँ यहीं से ही लिया गया, एज यू लाइक इट से ही लिया गया है। तो सेवन एजेस ऑफ मैन का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया? एज यू लाइक इट से लिया गया। एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है। वीनस एंड एडोनिस इज अ पोयम बाई विलियम शेक्सपियर। मुझे लगता है कि जितने लोग इस समय बैठे एग्जामिनेशन में बैठे हुए होंगे वे भूलेंगे नहीं। क्यों नहीं भूलेंगे? कि अगर आपको याद होगा कि जो ट्रू जो उसके साथ जो क्वेश्चन जोड़ा गया था कि द सक्सेसर या एयर क्या करके, आई जस्ट मिसिंग दैट पार्टिकुलर फर्स्ट लाइन ईयर कि ऑफ वीनस इन्वेंशन। ऑफ इन्वेंशन, फेयर ऑफ एयर ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन या एयर ऑफ इन्वेंशन जो जोड़ा गया था, मीन्स ट्रू सक्सेसर का जो कॉन्सेप्ट है, HEIR, एयर ऑफ इन्वेंशन, वहां पर ये चीजें रही है। अभी मेरे पास कॉल आई थी एक लोगों ने कि सर मुझे पता था तो मैंने उसको क्या किया, भरते समय मैं कुछ भर रही थी, सर्किल में कहीं और चला गया। अब जब हो गया तो फिर उसको तो सुधारा नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आदमी के नहीं गलत होने चाहिए। और सिक्स लाइन सिस्टेंसा कभी उससे रिलेटेड चीजें आई थी। तो कुछ चीजें अगर हमसे अगर एरर हो जाती है, और ह्यूमन एरर तो होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आता हुआ इस तरह का क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए मैंने पहले ही कहा था कि वो ब्लंडर होता है, और फिर सीधे सीधे आदमी आउट ऑफ मेरिट हो जाता है। तो एक वीनस एंड एडेनिस, रेप ऑफ ल्यूक्रीस, ये हम सबको पता है, ये दोनों लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स है। किसका है? विलियम शेक्सपियर का है। 48 है, द एलिजी एडोनाइस हैज बीन रिटन टू मोर द डेथ ऑफ। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो एलिजी एडोनाइस है किसकी डेथ पर लिखी गई है? जॉन कीट्स की डेथ पर लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 49 है, द नेम ऑफ द प्रीस्ट हु मेक्स इम्प्रॉपर सजेशंस टू सोहिनी इन मुल्कराज आनंद अनटचेबल। अभी मुल्कराज आनंद का अनटचेबल को लेकर के उसका डेट पूछा गया था, जो 1935 के साथ मैं स्टैंड कर रहा था, आयोग उसमें 1936 के साथ जाता। आई डोंट नो क्या रीजन है। अगर आप उसका मैन्युस्क्रिप्ट देखेंगे तो उसमें भी 1935 है। उसको भी लेकर के मैंने बात किया हुआ था कि उसकी एग्जैक्ट डेट 1935 है। उसी से रिलेटेड यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द प्रीस्ट, उस प्रीस्ट का क्या नाम है? हु मेक्स इम्प्रॉपर सजेशंस टू सोहिनी। हमें पता है कि जो मुल्कराज आनंद का अनटचेबल है, यह एक परिवार की कहानी है। उस परिवार में प्रीस्ट काली, सॉरी, वो परिवार है बाखा का, लाखा का, सोहिनी का, जो कि जो है लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, और प्रीस्ट कालीनाथ इम्प्रॉपर सजेशन। तो वहां पे आप देखेंगे कि कालिदास, उसके अलावा काली प्रसाद, कालीनाथ। अब देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि ये हो सकता है टाइपो एरर यहाँ पे रहा हो, कालिदास तो नहीं होना चाहिए, कालीनाथ होना चाहिए। वो बगैर हमने उसके भी बता दिया था, आंसर ये नहीं होगा बल्कि यहाँ आंसर सी होगा। तो हियर यू हैव टू गो, या हियर यू हैव टू गो विथ कालीनाथ, कालीनाथ के साथ जाना है। उसको अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया था। तो इस तरह से यू विल फाइंड व्हाट, यू विल फाइंड कि हियर इज कालीनाथ, और कालीनाथ साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए कालीनाथ सी के साथ जाना है। हु रोट द लॉन्ग पोयम द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। अगर आपको याद होगा कि जब मैं शेली को पढ़ा रहा था तो शेली को मैंने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम एक उनका पोयम है। और एक तो इसका मतलब कि द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसने लिखा है? PB शेली ने लिखा है। दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर, उसके साथ आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे और उससे रिलेटेड कोई बातें हम लोग नहीं कर सकते। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जहाँ पे द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, इट हैज बीन रिटन बाय हु? इट हैज बीन रिटन बाय PB शेली, who has a love of mystifying and putting his reader on a false ascent. Correct, who has a love of mystifying, इसके अंदर ये ताकत थी कि उनके अंदर लव ऑफ मिस्टिफाइंग का कॉन्सेप्ट, आई पुटिंग हिज रीडर ऑन अ फॉल्स असेंट, और अपने रीडर को जो है एक एक गलत दुनिया में ले जाते थे। आप कह सकते हैं कि एक खासियत लैम्ब की थी, एडिसन की है,
हैज लिव की है। तो ये खासियत जो है किसका है, रॉबर्ट लिंड का है। हम सारे लोग जानते हैं कि रॉबर्ट लिंड, अब देखिए रॉबर्ट लिंड आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है, वो प्रोज राइटर है, तो उनकी वो टेक्निक रही है, इस वजह से यू फाइंड हुम हियर, यू फाइंड दिस पार्टिकुलर मैन, दैट इज रॉबर्ट लिंड। क्वेश्चन नंबर 52 है, हु रोट द पोयम इंडाइमियर। वी आर नो कि जो इंडाइमियर जो पोयम है जॉन कीट्स का है, और ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। तो अभी काफी बात हुई थी, काफी ज्यादा डिस्कस भी हुआ था। So all these things you find ki who wrote the poem Endymion, that is whom, it's the poem of John Keats. Question number 53 है, who said, किसने कहा, Keats was a Greek, Shelley, Wordsworth, Byron, Lamb. You find that the answer is what? The answer is पीबी शेली। क्यों? क्योंकि पीबी शेली हमेशा कीट्स की एडमायर किए हुए, और ग्रीक कहने के पीछे उनका एक रीजन था कि उन्होंने जो कैरेक्टर्स वगैरह लिया हुआ है, खास करके चाहे वह ओड ऑन ग्रेसियन अर्न उन्होंने लिखा हो, चाहे हेलेनिस्टिक ब्यूटी का कॉन्सेप्ट रहा हो, या जो है उनका ओड टू नाइटिंगेल रहा हो, चाहे उसमें उन्होंने लीजेंडरी रिवर लीज को लेकर के बात किया हुआ हो, एनीथिंग व्हाटएवर ही हैज टेकन, ही वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय मींस फ्रॉम ग्रीक वहां से। तो उसको लेकर के आप देखेंगे कि ये पॉइंट रहा है कि हु सेड कीट्स वाज अ ग्रीक, तो कीट्स वाज अ ग्रीक, इट वाज सेड बाय हुम, इट वाज सेड बाय पीबी शेली। शेली ने जो है ये बात कही हुई है। हु रोट दिस ऑटोबायोग्राफिकल पोयम द प्रील्यूड, किसने द प्रील्यूड लिखा है? बहुत सिंपल सा, इसमें कोई बहुत डिस्कशन का जरूरत नहीं है। आंसर सी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, उनका ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है। उसका सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, 1805 में लिखा गया, 1850 में पब्लिश हुआ है, 14 किताबों में है। और साथ ही साथ आपको या हम सबको ये पता है कि वो एक उसमें उनका एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का दिखाया गया है कि एक उनका स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी हो रहा है, और 14 बुक्स में ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। इन विच पोयम डू द फॉलोइंग लाइन्स आकर, मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हर्थ, मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड फॉर द नीडल शीप, द प्रिंसेस यूलिसिस इन मेमोरियम मॉड। ये हमें पता है कि ये जब ऑप्शन दिया जा रहा है, तो यह जो ऑप्शन है सारी की सारी पोयम टेनिसन की है। यहाँ से आप दो क्वेश्चन आप समझ लीजिए। एक तो सबसे पहला चीज का आपको ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि इधर बदल करके सिंपल सा ये कोटेशन पूछ ले कि ये कोटेशन किसका है। तो ये कोटेशन पहली बात तो टेनिसन का है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये लाइन जो है किस पोयम की है। तो ये लाइन द प्रिंसेस की है, और आपको याद होगा कि द प्रिंसेस लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, किसका पोयम है? टेनिसन का है, जिसमें उन्होंने हायर एजुकेशन फॉर वुमेन को लेकर के बात किया था कि औरतों को भी उच्च शिक्षा दी जाए। ये बात किसने कहा था? ये बात टेनिसन ने कहा था। तो इन विच पोयम डू द फॉलोइंग लाइन्स आका, मैन फॉर द फील्ड and women for the hearth, man for the sword, and for the leadership. So you find these things की where you find these things in the princess. यूलिसिस उनका ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इन मेमोरियम एक उनका ऐसा पोयम है जिसमें जो है सोल को लेकर के बात की गई, उसी का हिस्सा जो है, अगर आपको याद होगा कि उसी का हिस्सा ब्रेक 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 है। मॉड उनका मोनोड्रामा रहा है। सो दीज थिंग्स आई हैड ऑलरेडी गॉन। अब ये है कि वो लेक्चर थोड़ा पहले हुआ था, उसमें कुछ चीजें मिस हो गई होंगी, लेकिन नाउ यू हैव टाइम कि वो चीजें जो है जस्ट यू कैन मेमोराइज आर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, who is the author of the volume of poems The Descendants? You know कि अभी आज तो नहीं, कल हमने जब बात किया था तो उसमें इसको भी लेकर के सिंपल सा क्वेश्चन आया कि द डिसेंडेंट्स की राइटर कौन है? द डिसेंडेंट्स की राइटर कमला दास है। तो वी नो इट वेरी वेल कि हु इज द ऑथर ऑफ द डिसेंडेंट्स। द ऑथर ऑफ द डिसेंडेंट्स इज हु? दैट इज कमला दास। क्वेश्चन नंबर 57 है, हु इज द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स लीव्स ऑफ ग्रास? लीव्स ऑफ ग्रास की राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाल्ट व्हिटमैन, कमला दास। लीव ऑफ ग्रास हम सारे लोगों को पता है कि वाल्ट व्हिटमैन का पोयम है, जो 1855 में उसका पहला पोइटिक मतलब एडिशन आता है, और उसमें उन्होंने पहली बार फ्री वर्ड्स का यूज किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि हम गलती करेंगे या इस तरह की क्वेश्चन को हम कहीं से वो करेंगे। तो लीव्स ऑफ ग्रास आपका क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास जो है यह एक उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट
पोयम रहा है वाल्ट व्हिटमैन का, जो अमेरिकन पोएट रहे हैं। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड बाय टेनिसन कमेमोरेट्स द बैटल ऑफ बाला that is Balaclava, Crimea, Agincourt, Napoleonic Wars, Boers Wars. That is what is the charge of the Light Brigade by Tennyson। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल क्यों है? क्योंकि ये जो है वर्क उनका बहुत पॉपुलर नहीं है। अब ये है कि अगर इस पे पूछा गया है तो सिंपल सी चीज है कि उन्होंने वार को लेकर के बात किया हुआ है। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, जो लाइट ब्रिगेड है बाई टेनिसन, वो जो है क्या किस वार को लेकर के बात करता है? दैट इज द बालाक्लावा, क्रीमिया, क्रीमिया की वार को लेकर के बात करता है। आंसर ये नेपोलियनिक वार की बात किसमें की गई है? नेपोलियनिक वार की बात जो है, इफ यू रिमेम्बर, तो आपको याद होगा हार्डी का जो लिरिकल ड्रामा द डायनेस्ट रहा है, द डायनेस्ट में बात किया गया है नेपोलियनिक वार का, जो 1904 में आता है। उसके अलग भी एडिशन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है रग बाई चैपल। कई बार हम लोगों ने बात किया था कि रग बाई चैपल जो आपका पेस्टरल एलिजी है, इज रिटेन इन द मेमोरी ऑफ, किसकी मेमोरी में लिखा गया है? तो ये जो एलिजी है सबसे पहले तो मैथ्यू अर्नोल्ड का है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसको अपने फादर टॉमस अर्नोल्ड की मेमोरी में लिखा हुआ है, उसमें हमें ध्यान में रखना है। और कीट्स की मेमोरी में क्या लिखा गया था? एडोनाइस लिखा गया है। शेक्सपियर को जो बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है, उनके ऊपर एक सोनेट जो है खुद मैथ्यू ने भी लिखा हुआ है। और अभी मिल्टन का भी लेकर के टू शेक्सपियर पूछा गया था, तो शेक्सपियर की तारीफ में तो पूरा दुनिया, पूरा जमाना रहा था। लेकिन जहां तक रग बाई चैपल की बात है, तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड का एलिजाइक पोयम है, और इसमें जो है किसकी डेथ पर लिखा गया? टॉमस अर्नोल्ड का। इसके अलावा उनका और भी जो एलिजाइक पोयम रहा था, आपको याद होगा थायरिसिस। थायरिसिस के अलावा आपका स्कॉलर जिप्सी, उनका पोयम मेमोरियल वर्सेस, जिसमें उन्होंने 3 पोएट को लिया था, बायरन को, गेटे को, और आपको याद होगा बायरन और गेटे के अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ को, और वर्ड्सवर्थ को उन्होंने बड़ा सम्मान उस पोयम में दिया हुआ था। ही लेड अस as we lay at birth, he laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of earth, in the above lines he stands for। देखिए यहाँ पर भी आंसर में जो डी ये दे रहा है, ये गलत दे रहा है, ये गलत दे रहा है। नहीं सॉरी, ही स्टैंड्स फॉर, तो या ये गलत दे रहा है। यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर दिया गया है कि राइटर के नाम को यहाँ पे कर दिया गया है। ये जो लाइन है, ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ, इन द एबव लाइन्स ही स्टैंड्स फॉर। दिस इज व्हाट, दिस इज अ लाइन जो कि अर्नोल्ड का है, और किसके लिए आया हुआ है? वर्ड्सवर्थ के लिए आया हुआ है। ये मेमोरियल वर्सेस की लाइन है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग का मतलब ये एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ कि मेमोरियल वर्सेस का लाइन है। और जो है उनको इन्होंने लिखा है कि ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ, इन द एबव लाइन्स ही स्टैंड्स फॉर। दिस इज फॉर हुम, दिस इज फॉर वर्ड्सवर्थ, एंड रिटन बाय हुम? रिटन बाय अर्नोल्ड। तो उसमें उन्होंने उसमें क्या कर दिया गया? डी को, आथर को लेकर के यहाँ कर दिया गया है। डिकेंस वर्क हैव, डिकेंस के वर्क में क्या चीज नजर आता है? डिकेंस work have humor and pathos, neither humor nor pathos, humor but no pathos, pathos but no humor। ये बहुत ही टेक्निकल, लेकिन आपको ध्यान में रखना है डिकेंस के वर्क में जो है ह्यूमर भी नजर आता है और पैथॉस भी नजर आता है। यहाँ पर नीदर ह्यूमर नॉर पैथॉस ये नहीं है, बल्कि ह्यूमर एंड पैथॉस है। क्वेश्चन नंबर 61 का ये होना चाहिए कि डिकेंस के वर्क में ह्यूमर और पैथॉस नजर आता है, ना कि जो है आपका नीदर ह्यूमर। अगर आपको याद होगा डिकेंस के पैथोस का मतलब ये सहानुभूति दिखाना, और ह्यूमर क्यों नजर आता है? बहुत सारे उनमें उनके जो कैरेक्टर है, उन कैरेक्टर्स को समटाइम्स यू फाइंड का उनका मिमिक्री भी होता है। खासकर जो बोर्डिंग स्कूल में अगर आप देखेंगे, जिस हिसाब से बच्चों को वहां पे किया गया है, या बच्चे जो है जो बोर्डिंग स्कूल के जो हेड हैं उनको जैसे टीज करते हैं,
तो वहां पे ह्यूमर एक तरह से नजर आता है। तो इन द वर्क्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस वी फाइंड व्हाट वी फाइंड ह्यूमर एंड पैथास। अगर ये बात चार्ल्स लैम्ब में भी आती है, तो आई 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 थिंक कि ये चीज जो होना चाहिए डिकेंस में, उनके नॉवेल में जब आप पाते हैं तो चाइल्डहुड भी साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकी है, और चाइल्ड साइकी के अलावा उसमें ह्यूमर और पैथास, पैथास तो 100% है, ह्यूमर भी सम एट सम प्लेसेस यू फाइंड। ऑफ द फॉलोइंग टेनिसन रोट, इनमें से टेनिसन ने कौन सा लिखा? द कप, स्टैफर्ड, द सिस्टर, बोथवेल, एंड यू फाइंड द आंसर इज द कप। द कप उनका क्या है ये हमें देखना पड़ेगा कि कप रियली में उनका कुछ कौन सा वर्क है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर ले रहे हैं, लेकिन द कप उनका बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। तो अगर द कप है तो ये चीज आप नोट कर लिए कहीं उस पे कि आफ्टर जब ये सेशन कंप्लीट होगा तो थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा ये चारों ऑप्शन में कि द कप उनका क्या रिलेटेड है, उसमें क्या चीजें रही हैं। There lives more faith in honest doubt, believe me, than in half the creeds. These lines occur. Idylls of the King, Martin the Arthur, Ulysses, इन मेमोरियम। ये जो लाइन है कहाँ पे आई है? इन मेमोरियम का हिस्सा है। ज्यादातर आप देखेंगे कि जब भी लाइनें पूछी गई है, या तो जो है ब्रेक ब्रेक, या तो यूलिसिस, या तो इन मेमोरियम, इनसे जब भी पूछा गया है देयर लाइव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट, कह रहे कि देयर लाइव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट, बिलीव मी देन इन हाफ द क्रीड्स। दीज लाइन्स आका कहाँ से? इन मेमोरियम से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेली सपोर्ट्स बाइगेमी, किस पोयम में जो है किस वर्क में शेली ने बाइगेमी को सपोर्ट किया है? तो एडोनाइस उनका एलिजी है, उसमें ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है। एलास्टर है, एपिसैकेडियम, प्रोमिथस अनबाउंड जो है उनका आपका क्या है? प्रोमिथस अनबाउंड उनका आपका क्लोजेट ड्रामा है, और उस क्लोजेट ड्रामा में वो जो है बाइगेमी को सपोर्ट करते हैं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 62, ये जो क्वेश्चन है ये जनरल क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आप इस पर ध्यान। एक तो कोटेशन जो आपको बताया गया 63 का, वो दूसरा चीज ये आपको ध्यान में रखना, कप आखिर CUP कप जो है वो टेनिसन का कैसा वर्क है, जाने के बाद एक बार डिटेल में जरूर देख वो लिएगा। ड्रामा है उनका। मोनोड्रामा, हाँ, वो उनका ड्रामा तो है, लेकिन थोड़ा सा एक उसको देखने का मतलब ये रहा है जैसे कि क्लोजेट ड्रामा है, मोनो ड्रामा है, या किस तरह का चीजें हो रही है, एक बार उसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिएगा कि ये चीज रहा है। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका ये बाइगेमी का कॉन्सेप्ट है, यह एक नया क्वेश्चन। अगर आप देखें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आई फाउंड दिस क्वेश्चन की शेली ने कहीं पे बाइगेमी का भी सपोर्ट किया हुआ है, कि मतलब ट्वाइस मैरिज या दो शादी के कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो एडोनाइस, एलास्टर, एपिसाइकेरियम, प्रोमिथस अनबाउंड हम लोग जानते हैं उनका क्या रहा है, उनका आपका वर्क रहा है, और यह आपका कैसा वर्क है? क्लोजेट ड्रामा का। और क्लोजेट ड्रामा का क्या इंटेंशन होता था कि क्लोजेट ड्रामा इज रिटन विद द इंटेंशन, जो क्लोजेट ड्रामा होता है वह इस इंटेंशन के साथ लिखा जाता था कि उसको जो है क्या किया जाएगा? नॉट टू परफॉर्म बट टू रीड या रिसाइट के लिए। एक क्वेश्चन नंबर 66 है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 65 है, अगर आपको याद होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये आ चुका है। द ओल्ड आर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू न्यू। पहले इंटरमीडिएट में पासिंग ऑफ द आर्थर क्या चलता था? पोयम चलती थी, और पासिंग ऑफ द आथर जो ये पोयम चलता था उसकी ये लाइन जो है, मैं नहीं कहता पूरी पोयम वहां चलती थी, कुछ लाइनें रखी गई थी यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट में, और उस समय ये रटा दिया जाता था कि द ओल्ड आर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस अ न्यू, पुराने रीति रिवाज बदल जाते हैं और उसकी जगह नए रीति रिवाज जो है जगह ले लेते हैं। तो ये जो लाइन है या किसकी है? इन मेमोरियम की है? नहीं। लॉक्सले हॉल की है? नहीं। ये किसका है? द पासिंग ऑफ आर्थर का है। तो आंसर सी यहाँ पे सही है। और अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन, आपको याद होगा कि कई बार हम लोग जो है इस पे कितनी बार बात किया गया कि ये वर्क किसका है, ये लाइन किसकी है? अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन, दाउ आर फ्री यू विल कम टू नो, कि ये क्वेश्चन जो है जो आया हुआ है मैथ्यू अर्नोल्ड का जो सोनेट है शेक्सपियर वहां से लिया गया है। एंड हियर यू फाइंड कि
ये किसके लिए स्टैंड होता है? टेनिसन के लिए, शेक्सपियर के लिए, बायरन के लिए, वर्ड्सवर्थ के लिए? नो, नॉट एट ऑल, शेक्सपियर के लिए होता है। और यह जो है एक सोनेट रहा जो शेक्सपियर को लेकर के लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया था? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया था। तो वहां से ये चीज रहा है। हु एमंग द फॉलोइंग लेटर इम्ब्रेस्ड इस्लाम? अभी कल हम लोगों ने बात किया था, सीधा सीधा बात है कमला दास का, उसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि 1999 में जो है उन्होंने इम्ब्रेस किया था। 2009 में उनकी मौत हुई थी। और मुझे जहां तक याद है, 1934 में मैंने बर्थ बताया था कि उनका जन्म हुआ था। तो अगर आप जी देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना है कि उनका बर्थ हुआ, उनका डेथ हुआ, कोई अगर उनकी लाइफ में और ऐसा कोई इवेंट आता है, वो सब चीजें। लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ कि जो टेक्निकल चीजें, क्वेश्चन नंबर 64, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेली सपोर्ट्स बाइगेमी? एक पॉइंट ये था जो नया क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा था, प्रोमिथस अनबाउंड हम लोगों ने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 63 ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। देयर लाइव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट, बिलीव मी दैट ही half the creeds that is in memoriam। कप को लेकर के अभी मैडम ने बताया कि वह उनका ड्रामा है, लेकिन उसको एक तरह से ये देखना है कि उनका क्लोजेट ड्रामा है, मोनो ड्रामा है, क्या उसमें चीजें हैं। थोड़ा सा अगर 2-3 लाइन में हम उसके बारे में जान जाएंगे तो हमें कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। 66 बहुत कॉमन सा आदर सबाइड, उसमें कोई बात नहीं करना है। एम्ब्रेसिंग ऑफ दैट थिंग, वो भी चीजें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाइन कई बार पूछी जा चुकी है। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स आकर्स इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम। कि जो गुड फेंसेस है वे जो है क्या करती है? गुड नेबर्स को तैयार करती है। तो मतलब एक जो जो फेंसेस होता है, वी नो इट वेरी वेल कि एक चार दीवारी, लेकिन कैसा जो कंटीले तार होते हैं उसके लिए कह रहा है कि गुड फेंसेस में गुड नेबर्स आकर्स इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोयम, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी पोयम में आता? तो यू फाइंड व्हाट दैट इज ऑप्शन। ऑप्शन आपका बी दे रहा है। एंड आई थिंक बेंडिंग वॉल है क्या वहां पे? दैट इज मेंडिंग वॉल। तो यू फाइंड कि ये लाइन किसका है? मेंडिंग वॉल का। 68 का बी मेंडिंग वॉल का है, तो ऑप्शन बी। एक एक कोटेशन बहुत फेमस है कई बार। तो जो कोटेशन है उसको दो ढंग से ध्यान में रखना है। ये कोटेशन किसका है और ये कोटेशन किस वर्क का हिस्सा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कोटेशन किसका है और ये कोटेशन किस वर्क का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 69 है, बहुत कॉमन सा है, हम सबको पता है कि इवन यू आल्सो नो अबाउट दिस कि bliss was it in that dawn to be alive but to be young was very heaven, what was the great event Wordsworth had in mind while writing the above lines? His marriage, publication of the lyrical ballad, his friendship with Coleridge, the French Revolution। ऑप्शन डी सही है। ये जो है इसमें पता नहीं कैसे जो है दिया गया है। ये बहुत सिंपल सा चीज है कि एक bliss was it in that dawn to be alive but to be young was very heaven, what was the great event Wordsworth had in mind while writing the above lines? दैट इज व्हाट? दैट इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसलिए ऑप्शन डी के साथ आपको जाना, आप स्मूथ करके वो मैरिज वैरिज का उनका लेकर के उसको उन्होंने नहीं किया हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स वाज रिटन बाय। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स वाज रिटन बाय। अभी आपको याद होगा हम लोगों ने बात किया था कि ये भी कमला दास का है। तो कमला दास से रिलेटेड जो भी हमने कल डिस्कस किया था, अगर आप देखेंगे, द डिसेंडेंट्स, समर इन कलकत्ता, द ओल्ड प्ले हाउस, ऑल दीज थिंग्स यू आर गेटिंग कि एक हम लोगों ने शीट को एक राइटर को ही डिस्कस किया था, लेकिन बहुत सारा चीज वहां से हम लोगों को यहाँ मिल रहा है। तो यू आर गेटिंग दीज पॉइंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच? इनमें से कौन सा एक मैच नहीं करता है? सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी। ये टेनिसन का लाइन है, बिल्कुल सही है। ये जो है ये टेनिसन का लाइन है और बिल्कुल सही है। ये क्रॉसिंग द बार से लिया गया, जो 71 का जो ये दे रहा है ABCDE, जो भी इसमें करके दिया गया है, इसमें सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, दिस इज व्हाट? दिस इज द टेनिसन। coldly descend the autumn evening, Arnold। उसके बाद it is some dream that on the deck, it is some dream that on the deck you have fallen cold and dead। ये जो है वाल्ट व्हिटमैन का है और ये जो लिखा गया है वो कैप्टन माई कैप्टन का लाइन है। लेकिन ये ये जो है क्या किया गया है, मुझे लगता है थोड़ा सा दो लाइनों को
अलग अलग टाइप का हो गया है, 2 लाइनों का एक होना चाहिए था। और ये कहाँ से पता चला, यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, ये जो लाइन है सी और डी ये दोनों मिला के एक होना चाहिए था। वाल्ट व्हिटमैन का लाइन है और याद होगा आपको ओ कैप्टन माई कैप्टन को लेकर के ये बात की गई थी। उसके बाद क्या है, स्वीट फैंसी लेट हर लूज समर्स जॉयज आर स्पॉइल्ड बाय यूज शेली। इस पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ठीक से वो चीजों को नहीं कवर किया गया है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जैसे जो ऑप्शन मुझे क्लियर है उसी पर मैं बात कर रहा हूँ। उसमें से जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी टेनिशन का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, दिस इज वाल्ट व्हिटमैन अगर दे रहा है तो वाल्ट व्हिटमैन का वो कैप्टन माई कैप्टन का इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, ये सी और डी मुझे लगता है कि ये उसका मिला करके होना चाहिए। वाल्ट व्हिटमैन का वो कैप्टन माई कैप्टन का हिस्सा है। कोल्डली कोल्डली डिस्टेंस द ऑटम इवनिंग और नॉट का, कुल मिलाकर के एक ही लाइन बहुत क्लियर हो पा रही, वो सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी। बाकी का पॉइंट इसमें आई डोंट नो कि हाउ इसको टाइप किया गया, क्या रीजन है कैसे, तो ये चीजें मैं उसके साथ इसको नहीं जाना चाहूंगा। एक चीज मुझे क्लियर है, इसलिए मैं 71 की केवल ए पर ही बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको और कहीं से क्लियर होगा तो आप उसको देख लीजिएगा, या पिछली साल का पेपर आपके पास होगा तो एक बार वहां से चेक कर लीजिएगा जरूर से जरूर। वॉल्ट व्हिटमैन इज नोन एज अ पोएट ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन है कि वॉल्ट व्हिटमैन को पोएट ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, सोशलिज्म कैपिटलिज्म सेक्स, तो वॉल्ट व्हिटमैन इज नोन एज अ पोएट ऑफ डेमोक्रेसी, उनको जो है क्या कहा जाता है, पोएट ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। इन मेमोरियम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सारो टेंशन एट द डेथ ऑफ आर्थर हैलम, आपको पहले से ही पता है कि इन मेमोरियम आर्थर हैलम की डेथ को लेकर के किया गया है। एडवर्ड किंग की मौत पर जो है जॉन मिल्टन ने लिखा हुआ है। आर्थर ह्यूचक्लफ की मौत पर थायरिसिस लिखा गया है। जॉन कीट्स की मौत पर एडोनाइस लिखा गया है। तो इन मेमोरियम जो है आर्थर हैलम को लेकर के रहा है। द थीम ऑफ डोमिनेशन द पोइट्री ऑफ कमला दास, दैट इज डेथ पैट्रियटिज्म लव डिसीज लव पोयम, उनकी जो भी पोयम का जो कमला दास है जो पोइटेस है उनकी पोइट्री का जो भी थीम है वो आपका क्या है, लव है, लव को लेकर के लिखा गया है। वर्ड्सवर्थ वाज अ रोमांटिक पोएट, क्लासिकल पोएट, कन्फेशनल पोएट, सैटिरिकल पोएट नहीं, वर्ड्सवर्थ जो है क्या थे, रोमांटिक पोएट थे। कमला दास कन्फेशनल पोएट रही, इसको मैंने कल भी बताया था। जॉन कीट्स वाज अ क्लासिकल पोएट, सेंटिमेंटल पोएट, डिडैक्टिक पोएट, हेलिनिस्टिक पोएट। यहाँ पे आंसर सी आना चाहिए। देखिए इसका ऑप्शन ही गलत हुआ है कि जॉन कीट्स तो पहली बात तो क्लासिकल पोएट नहीं है, क्योंकि जॉन कीट्स में हेलिनिज्म है, तो जॉन कीट्स जो है वो क्या है, हेलिनिस्टिक पोएट है। इसलिए जो चीज कन्फर्म है उसमें जो है कोई ऐसा वो नहीं, उनमें हेलिनिस्टिक ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है। तो सी या ये हो सकता है कि ये जो हेलिनिज्म रहा हो ऑप्शन ए के साथ रहा हो, लेकिन वो टाइपो एरर या व्हाट जो भी चीजें उसके साथ हुआ आई डोंट नो। ये भी चीजें आप जो है एक बार जरूर देख लीजिएगा अपने सॉल्व पेपर के साथ कि क्वेश्चन नंबर 76 में जॉन कीट्स, इसको नहीं भी देखेंगे तब भी चलेगा, ये सबको पता है वो हेलिनिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी उनकी पोयम में रहा है। वो क्लासिक तो थे ही नहीं, डिडैक्टिक थे ही नहीं, तो ऐसा कोई सेंटिमेंटल भी नहीं थे। हु हैज रिटन द फॉलोइंग लाइन्स, ओपन दाइन आईज एंड सी दाई गॉड इज नॉट बिफोर दी, कह रहे कि हु हैज रिटन, ये चीज किसने लिखा हुआ है कि ओपन दाइन आईज एंड सी दाई गॉड इज नॉट बिफोर दी, ये बिल्कुल कंफर्म है रविन्द्रनाथ टैगोर का है, ये गीतांजलि का लाइन है, गीतांजलि से ये चीज लिया गया। अब आप कहेंगे कि ये सिलेबस में नहीं है फिर भी दे दिया गया है, अब दे दिया गया है तो क्या किया जाएगा, इस तरह से एक आध क्वेश्चन उन्होंने रख दिया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो है गीतांजलि का लाइन है और वहां से इसको कराया गया है। तो इन दिस वे वी हैव डन, वी विल मीट इन द मॉर्निंग। और अभी मैं कुछ शीट भेजूंगा, उसको भी हो सकता है कि मैं कुछ डिस्कस करूं और 9 बजे के आसपास जो है। तो मॉर्निंग में जो मैं कराऊंगा वो मैं केवल क्वेश्चंस को कराऊंगा और शाम को जो है मैं आथर को लेकर के बात करूंगा। तो जस्ट टू गो विद दिस पॉइंट्स की ये चीजें रही है। वी विल मीट इन द मॉर्निंग। अगला जो क्वेश्चन सेट है उसको लेने के लिए खासकर 16 को पहले कल कवर कराएंगे, 16 को पूरा कल कवर कराएंगे और फिर उसके बाद जो है अभी मैं कुछ आथर को भी हो सकता है 9 बजे बात करूँ।